आंकड़े हैं वो संख्याओं के संग्रह हैं, जिसको हम कुछ सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कुछ निश्चित उद्देश्य से एकत्र करते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि 5 छात्र छात्राओं के अर्धवार्षिक परीक्षा में पूर्णांक 50 में 2 विषयों में प्राप्त अंक दिए हुए हैं। ये व्यवस्थित आंकड़े हैं तालिका में। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस तालिका को देखकर आप आसानी से सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं। जैसे कि विज्ञान विषय में किस बच्चे को सबसे ज्यादा अंक मिले, तो विज्ञान में अगर हम अंकों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो सूरज को 50 में से 49 अंक मिले हैं, जो कि सबसे अधिक हैं। अगर हम गणित विषय को देखें तो आकाश और सूरज दोनों को ही बराबर 48 अंक मिले हैं 50 में से, जो कि सबसे ज्यादा हैं। इस तरह की और भी सूचनाएं हम इस तालिका को देखकर, जो कि हमने आंकड़ों को व्यवस्थित करके प्राप्त की है, सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो हम ये आंकड़े एकत्र करते हैं तो उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं, सदैव एक जैसे नहीं रहते। मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि कोई एक प्रदेश है जिसमें अगर हम प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज देखें तो वो प्रतिवर्ष जो है वो बदलती रहती है, वो घट सकती है, वो बढ़ सकती है। या अगर 2 प्रदेशों में अगर हम प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज की तुलना करें तो उसमें भी अंतर हो सकता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमारे आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं, वो बदलते रहते हैं। आगे सजातीय अगर आंकड़े हैं तभी हम तुलना करके कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर एक छात्र के हम विज्ञान विषय के और एक छात्र के गणित विषय के प्राप्तांकों की तुलना करें तो क्या कोई निष्कर्ष निकलेगा? नहीं, हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो अगर हम इसकी जगह पे दोनों ही छात्रों के एक ही विषय के अंकों की तुलना करें तब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किस छात्र की उपलब्धि उस विषय में अच्छी है। तो इस तरीके से हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो आंकड़े अगर हमारे सजातीय होंगे, एक जैसे गुण वाले होंगे, तब हम उनसे तुलना करके निष्कर्ष आसानी से निकाल सकते हैं। अगला, आंकड़े सदैव समूह में एकत्र किए जाते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी कक्षा में सभी शिक्षार्थियों की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे कि छात्रों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम प्रत्येक छात्र की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। क्या केवल एक छात्र की ऊंचाई ज्ञात करके यानी एक आंकड़े से कोई निष्कर्ष निकलेगा? नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हम समूह में आंकड़े एकत्र करते हैं। और अगली विशेषता है आंकड़ों की कि आंकड़े जो हैं वो सदैव संख्यात्मक राशि में होने चाहिए। कोई ऐसा तथ्य जिसको कि हम संख्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं कर सकते तो हम उसका अध्ययन सांख्यिकी के अंतर्गत नहीं करते हैं। जैसे कि ईमानदारी को आप संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते, मित्रता को आप संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते, तो ऐसे तथ्यों को हम सांख्यिकी के अंतर्गत अध्ययन नहीं करते। अब बच्चे, आप ये तो सीख ही गए कि आंकड़े क्या होते हैं। यानी आंकड़े हम क्या करते हैं, कोई सूचना प्राप्त करने के लिए किसी निश्चित उद्देश्य से हम एकत्र करते हैं, और आंकड़ों की विशेषताएं भी समझ गए। अब ये हम आंकड़े एकत्र कहां से करें जिससे कि हम सूचनाएं प्राप्त करें? तो इसके 2 स्रोत हैं, एक है प्राथमिक स्रोत और एक है द्वितीयक स्रोत। अब प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं? जहां से हम प्रथम बार आंकड़े एकत्र करते हैं, और द्वितीयक स्रोत जहां पहले से ही आंकड़े एकत्र किए जा चुके हैं, हम अपने वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहां से आंकड़े ले रहे हैं। तो प्राथमिक स्रोत का अगर हम उदाहरण लें, मान लीजिए कि हमने एक कक्षा है, उसमें छात्रों के 2 समूह बना दिए और दोनों ही समूहों को हमने एक टास्क दिया कि आप सभी शिक्षार्थियों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रथम समूह ने क्या किया कि उन्होंने
सभी कक्षा के जितने भी शिक्षार्थी थे उनकी ऊंचाई नापकर आंकड़े प्राप्त किए। और दूसरे समूह ने क्या किया कि उसने जो विद्यालय में स्वास्थ्य पंजिका होती है वहां पर जो शिक्षार्थियों की ऊंचाई लिखी होती है वहां से उसने आंकड़े प्राप्त किए। तो जो प्रथम समूह ने स्वयं ऊंचाई ज्ञात की है वो हो गए हमारे प्राथमिक स्रोत, और जो द्वितीय समूह ने किया वो क्या है, द्वितीयक स्रोत, क्योंकि वहां पहले से ही वो आंकड़े मौजूद थे। तो इसी आधार पर जो हमने प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत जाने हैं, तो आंकड़े भी इसी आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। अब प्राथमिक आंकड़े कौन से होंगे? जो कि हमने प्राथमिक स्रोत से प्राप्त किए हैं। और द्वितीयक आंकड़े कौन से होंगे? जो कि हमने द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त किए हैं। तो अब हमें आंकड़ों के स्रोतों का भी पता चल गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हम प्राथमिक स्रोत से प्राप्त करें आंकड़े, चाहे हम द्वितीयक स्रोत से प्राप्त करें, वो आंकड़े जो हमें मिलते हैं तो अव्यवस्थित होते हैं, कच्चे आंकड़े होते हैं, तो उनसे हम शीघ्र कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, उन आंकड़ों से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, तुरंत निष्कर्ष निकालने के लिए उन्हें व्यवस्थित करते हैं। और व्यवस्थित करने की कौन कौन सी विधियां हैं? या तो हम उन्हें आरोही अवरोही क्रम में लिख लें, जो कि आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, और दूसरा या आंकड़ों का वर्गीकरण कर लें। तो सबसे पहले जो आप पहले सीख चुके हैं, आंकड़ों का या आरोही अवरोही क्रम क्या होता है, इसको एक बार पुनः दोहराते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ स्टिक्स के समूह हैं जिनको आरोही और अवरोही क्रम में करके दिखाया गया है। तो सबसे पहले आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे छोटा संख्या या यहां पर स्टिक्स का समूह है सबसे पहले, उसके बाद ठीक उसके अगर कोई बराबर है तो वो जो उसके बराबर है, उसके बाद ठीक उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से हम इनको अरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो आरोही क्रम में हमने इन्हें व्यवस्थित किया। तो सबसे पहले वाले समूह में हमारे कितनी स्टिक्स हैं? 2। तो 2 सबसे पहले, फिर उससे बड़ा जिसमें 3 स्टिक्स हैं, फिर उसके बाद देख रहे हैं 6 स्टिक्स हैं, फिर अगला वाला जो समूह है उसमें भी 6 स्टिक्स हैं। यानी अगर हमारे पास कोई ऐसी संख्या है जो बराबर है तो एक पास लिखेंगे, उसके बाद ठीक उससे बड़ा, यानी जो 7 स्टिक्स का समूह है। तो ये हो गया आरोही क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम। अब अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही क्रम इसका विपरीत, यानी घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हम सबसे बड़े समूह को रखेंगे स्टिक्स के, तो वो है 7 स्टिक्स का समूह, फिर उसके बाद उससे छोटा 6 स्टिक्स का, फिर इसके बाद अगर 6 स्टिक दोबारा है ठीक उसके बराबर है तो हम क्या करेंगे, बराबर वालों को पास में रखेंगे, उसके बाद इससे ठीक छोटा, फिर उससे ठीक छोटा। तो इस तरीके से हमने आरोही और अवरोही क्रम में इन स्टिक्स के समूह को व्यवस्थित कर लिया। आरोही का मतलब, आरोही क्रम क्या है? बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक है, अब इसको एक और उदाहरण से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि एक परीक्षा में 8 छात्रों को 10 में से कुछ अंक मिले हैं जो कि यहां पर दिए हुए हैं। अब इन आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बच्चों सबसे पहले ये जानो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आंकड़े ऊपर आपको प्रश्न में दिखाई दे रहे हैं ये अव्यवस्थित हैं, इनसे सीधे हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अगर हम इन्हें आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में व्यवस्थित कर लें तब हम तुरंत देख के निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमें सूचनाएं चाहिए वो हमें तुरंत मिल जाएंगी। तो ऐसा हमने इसलिए किया है। अब आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो मैंने बताया था अभी आपको कि बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे छोटा जो प्राप्तांक बच्चों को मिला है वो कितना है? 5। तो सबसे पहले हम इसमें से देख के 5 प्राप्तांक को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा 6 जो कि हमने यहां से लिया है, उसके बाद 7 इससे बड़ा, फिर उससे बड़ा 8
और 8 2 बार है, तो हम 8 और 8 पास पास लिखेंगे, फिर उससे बड़ा 9 और उससे बड़ा 10। तो इस तरीके से हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब अवरोही क्रम, अवरोही में क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। अगर कोई संख्याएं बराबर है तो उन्हें पास पास लिखेंगे। तो इस तरीके से आरोही अवरोही क्रम में हमने 8 छात्रों के 10 में से जो प्राप्तांक मिले हैं उनको व्यवस्थित किया है। अब देखा कि व्यवस्थित करने पर ये जो अव्यवस्थित आंकड़े हैं और ये व्यवस्थित आंकड़ों में कितना फर्क है। व्यवस्थित आंकड़ों से आप ये तुरंत बता सकते हैं कि 2 छात्र ऐसे हैं जिनको 10 में से 10 प्राप्तांक मिले हैं, 10 में से 10 मिले हैं, और सबसे कम प्राप्तांक कौन सा है जो कि मिला है किसी बच्चे को, वो है 5। और 2 छात्र ऐसे हैं जिनको 10 में से 8 मिले। तो कितना आसानी से अगर हमने आंकड़ों को व्यवस्थित कर लिया तो हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। चलो बच्चों आगे देखते हैं। अब हमने आंकड़ों को व्यवस्थित करना आरोही अवरोही क्रम से सीखा, लेकिन आरोही अवरोही क्रम से व्यवस्थित करके हम सूचनाएं तब प्राप्त कर पाएंगे जबकि आंकड़े हमारे कम मात्रा में हो, कम संख्या में हो। लेकिन आंकड़ों की संख्या अगर बहुत ज्यादा है तब हम आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके भी तुरंत निष्कर्ष निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं, तब हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, उनके गुणों के आधार पर या वर्ग अंतराल के आधार पर। तो गुणों के आधार पर वर्गीकरण में हम क्या करते हैं कि जैसे जो एक समान गुण वाले आंकड़े हैं उनको हम एक वर्ग में रख देंगे, और दूसरे प्रकार के गुण वाले जो आंकड़े होंगे उन्हें हम दूसरे वर्ग में रख देंगे। तो इस प्रकार से हम गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसा कि एक उदाहरण द्वारा हम देख सकते हैं कि प्रदेशों को एक अलग वर्ग में रखा गया है, उसमें ग्रामीण कितने हैं, यानी ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, शहरी कितनी है, योग कितना है, तो हमने अलग अलग उन्हें वर्गों में रख दिया उनके गुणों के आधार पर। तो हम गुणात्मक आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं तो क्या करते हैं कि समानता या असमानता के आधार पर आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में हम बांट देते हैं। तो ये तब करते हैं जबकि आंकड़ों की संख्या ज्यादा होती है, और अगर कम आंकड़े हैं तो हम आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके भी उसे निकाल सकते हैं। अब आंकड़ों की संख्या अगर बहुत ज्यादा है तो हम वर्ग अंतराल के आधार पर भी वर्गीकरण करते हैं। तो जब गुणों के आधार पर भी वर्गीकरण करके भी हम पर्याप्त सूचनाएं प्राप्त नहीं कर पाते तो क्या करते हैं कि इन आंकड़ों को समूहों में या वर्ग अंतराल के आधार पर भी हम व्यवस्थित कर सकते हैं। बच्चों सारणी कैसे बनती है, कैसे हम इन्हें वर्गीकृत करते हैं, आइए अब हम ये सीखते हैं एक उदाहरण के द्वारा। यहां पर एक छात्रावास में 64 छात्र छात्रा रहते हैं। तो वहां पर जो है मॉनिटर को कहा गया कि आप इनकी एक दिन की भोजन व्यवस्था की सारणी बनाइए कि उन्हें क्या पसंद है, उस हिसाब से भोजन बने। तो देख रहे हैं कि भोजन रुचि में केवल रोटी पसंद करने वाले, जिन्हें चावल नहीं पसंद, तो ऐसे बच्चों के पास वो मॉनिटर गया और उसने क्या किया, उनके आगे खड़ी लाइनें इस तरीके से खींच ली कि कितने बच्चों को केवल रोटी खानी है, चावल नहीं खाना। केवल चावल वाले के आगे उसने खड़ी लाइनें खींची और यहां पर उनकी संख्या गिनकर बता दिया कि केवल चावल 5 बच्चों को खाना है, उन्हें रोटी नहीं खानी। रोटी और चावल खाने जिन्हें दोनों खाना है, जिन्हें दोनों पसंद है, तो उसमें भी इसने ऐसे ही खड़ी लाइनें खींची और लकीरों की संख्या गिनकर बता दिया कि 21, जो टेबल में आप आराम से देख पा रहे हैं, तो 21 बच्चे यानी 21 छात्र छात्रा ऐसे हैं जिन्हें रोटी और चावल दोनों पसंद है। पूड़ी वाले जितने बच्चे हैं जिन्हें पूड़ी पसंद है तो वो है 15, और पराठा जिनको पसंद है वो है 11। तो ये सारणी से ये व्यवस्थित रूप में हो गई। तो इससे सूचनाएं हम कितनी आसानी से, वरना 64 छात्रों के बारे में सूचना अगर अव्यवस्थित रूप में होती तो हम इतनी आसानी से निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते थे कि हमारी आज की भोजन व्यवस्था में हमें क्या बनाना है,
बच्चों को क्या पसंद है। तो यहां से हम आसानी से देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा रोटी और चावल वाले बच्चों की संख्या है। लेकिन इस तरह की जो हमने सारणी बनाई है, वर्गीकृत किया है, इसमें एक समस्या है। वो क्या? वो ये कि जब लकीरों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे यहां पर 21 लकीरें हैं, तब भी आप गिन सकते हैं। अगर 50-60 लकीरें हो जाएं, तब गिनने में आपसे गलती होगी। तब हम क्या करें? तो इसी उदाहरण को, जो ये टेबल बनाई है, इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये देखिए बच्चों, यहां पर क्या करते हैं कि हम जब लकीरें खींचते हैं तो यहां पर 5-5 के बंडल बना लेते हैं। 5-5 के बंडल में क्या करते हैं कि 4 लाइनें सीधी और एक लाइन जो है, जब 5वीं जो लाइन होती है उसे पहली वाली से चौथी वाली तक तिरछी खींचते हैं। तो ये कहलाते हैं टैली मार्क या मिलान चिन्ह या टैली चिन्ह। और इनको गिनना बहुत आसान हो जाता है और हमारी जो गलतियां हो सकती हैं, खड़ी लाइन ज्यादा हो तो गिनने में गलती हो सकती है, वो भी बच जाती है। तो इसमें क्या किया है, अब देख रहे हैं कि केवल रोटी वाले अब 2 बंडल हमारे हैं 5-5 के, तो ये आराम से हम गिन सकते हैं कि ये 10 हो गए, और 10 और 2 12 आराम से हमने निकाल लिया। जो रोटी चावल वाले में इतनी ज्यादा खड़ी लाइनें थी, 21 खड़ी लाइनें, तो उसकी जगह क्या हो गए, ये 4 बंडल हो गए, जिसका तात्पर्य क्या है, 5-5 के 4 बंडल है तो 20 हो गया, और एक 21। तो इस तरीके से हम टैली चिन्ह लगाकर और उनको गिनकर आराम से निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो देखा कि टैली चिन्ह लगाना कितना आवश्यक है, जिससे कि हम गलतियां नहीं करेंगे, गलतियों से बच सकते हैं। अब बच्चों, हम टेबल बनाना सीखते हैं कि हम बारंबारता सारणी है, इस तरह की सारणी हम कैसे बनाएं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी जो उदाहरण है, इसकी एक बारंबारता सारणी बनी है, तो हम सारणी कैसे बनाएं। सबसे पहले तो किसी भी प्रश्न के लिए हम सारणी कैसे बनाएं, तो चलो एक मॉडल के द्वारा हम इसको सीखते हैं। तो यहां पर आप ये एक टेबल देख रहे हैं, और इस टेबल में ये जो एक खाली टेबल है, और इसमें क्या है कि इस टेबल में, यहां आप नीचे देखिए कि खाली टेबल है और इसमें कुछ पंक्तियां हैं, और क्या है, कुछ स्तंभ हैं। जो क्षैतिज है वो क्या है, पंक्तियां हैं, और ऊर्ध्वाधर क्या है, स्तंभ हैं। आपको यह ध्यान रखना है टेबल बनाने में कि जो स्तंभ हैं, बारंबारता सारणी में स्तंभों की संख्या 4 रहती है, लेकिन जो पंक्तियों की संख्या है वो घट बढ़ सकती है आपके प्रश्न के अनुसार। ठीक है, पंक्तियों की संख्या जब आप लेंगे, चुनेंगे, तब 2 पंक्तियों को आपको एक्स्ट्रा रखना है, वो हर प्रश्न के लिए समान होगा। कैसे? क्योंकि पहली पंक्ति में क्रम संख्या, प्राप्तांक, टैली चिन्ह और ये बारंबारता जो लिखा हुआ है ये होगा पहली पंक्ति में, और जो आपकी लास्ट पंक्ति है उसमें बारंबारता का हम योग करते हैं। तो आपको ये टेबल, खाली टेबल जो है, वो हर बारंबारता सारणी, जब भी आप सारणी बनाएंगे तो आपको ये यूज करनी है। और इसमें क्या है कि जो ये पंक्तियों की संख्या है, आप प्रश्न के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्तंभ जो है, ये पहला स्तंभ जो कि क्रम संख्या का है, दूसरा प्राप्तांक। प्राप्तांक हमने यहाँ पे क्यों लिया है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो ये प्रश्न है जिसमें लिखा है कि 20 बच्चों के प्राप्तांक, तो आंकड़ों का जो विषय है वो है प्राप्तांक, तो हमने ये लिख लिया। तीसरे स्तंभ में हम प्राप्तांक कितनी बार रिपीट हुआ है, यानी पुनरावृत्ति उसकी कितनी बार हुई है, वो हम टैली चिन्ह यहां पर लगाएंगे, और उसके बाद टैली चिन्हों को गिनकर बारंबारता वाले स्तंभ में लिखेंगे। बारंबारता का मतलब क्या होता है कि आंकड़ों में कोई भी संख्या विशेष कितनी बार दोहराई गई है, रिपीट हुई है, पुनरावृत्ति उसकी कितनी बार हुई है। तो आप समझ गए कि स्तंभ हमें कितने लेने हैं, 4 स्तंभ लेने हैं। लेकिन जो ये पंक्तियां हैं क्षैतिज, वो हम अपने प्रश्न के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, और 2 पंक्तियां आपको एक्स्ट्रा लेनी है जितने आपके आंकड़े हैं। पहली वाली पंक्ति ये लिखने के लिए, और जो लास्ट वाली है वो बारंबारता के योग के लिए। तो चलो बच्चों, अब हम
इस प्रश्न के अनुसार जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 बच्चों के प्राप्तांक हैं जो कि उन्हें गणित विषय में 10 अंक यानी पूर्णांक 10 है उसमें से मिले हैं, तो इनकी सारणी बनानी है बारंबारता बंटन सारणी या उसे बारंबारता सारणी, क्योंकि इसमें बारंबारता का प्रयोग है। अब देखते हैं कैसे क्रम संख्या लिखेंगे। तो क्रम संख्या में क्या करेंगे, हम देख पा रहे हैं हम क्या लिखेंगे, क्रम 1 है, 2 है, 3, फिर 4 और 5। लास्ट वाला हम छोड़ देंगे, हमने बताया था कि ये योग का है बारंबारता के। अब प्राप्तांक, तो प्राप्तांकों को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटा वाला प्राप्तांक कितना है, जो अंक मिले हैं वो है 5। तो हम पहले लिखेंगे 5, उसके बाद उससे बड़ा है 7, तो हम यहां पे 7 लिख देंगे। उससे बड़ा 8 लिखा, और फिर यहां देख रहे हैं कि 9 है, हमने 9 लिख दिया, और सबसे बड़ा 10 में 10, तो यहां पर हम लिख देंगे 10। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से आंकड़ों को आरोही क्रम में हम व्यवस्थित कर लेते हैं। टैली चिन्ह में हम देखेंगे कि 5 कितनी बार आया है। तो यहां देख रहे हैं 5 एक बार और 5 2 बार, 2 बार आया है। तो हम क्या करेंगे, 2 खड़ी लाइन खींचेंगे। टैली चिन्ह को हम मिलान चिन्ह भी कहते हैं, जो कि प्रश्न से हम मिलाकर यहां पर खड़ी लाइनें खींच रहे हैं। फिर उसके बाद 7 गिनो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया है। तो 8 के लिए क्या करेंगे, 5 का एक हम बंडल बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, 4 खड़ी लाइन खींचते हैं, 3 और ये 4, ये हमने खींची। और फिर क्या करते हैं, पहली वाली से चौथी वाली तक एक तिरछी लाइन खींचते हैं। तो ये हो गया 5 का हमारा एक बंडल। उसके बाद हमें 3 और लेने हैं 8 के लिए, तो हम यहां पर 3 और ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8। अब अगले वाले में देखो कि 8 कितनी बार आया है अंक, तो देखते हैं 1 2 3 और 4 बार। तो हम क्या करेंगे, 4 खड़ी लाइन खींचेंगे, 1 2 3 और 4। अब 9 देखते हैं, 1 2 3 और 4, 4 बार ही 9 भी आया है। तो हम यहां पर 4 खड़ी लाइनें खींचेंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह। ये हमने चिन्ह लगा लिए। अब 10 देखते हैं, 10 एक बार यहां आया है और 10 2 बार आया, एक ये और एक ये। तो हम यहां पे क्या करते हैं, 2 चिन्ह हमने लगा दिए, 2 खड़ी लाइन खींच दी। अब क्या है, बारंबारता में देखिए, इन्हीं टैली चिन्ह को गिनकर हम यहां पर बारंबारता लिख देंगे। यानी 5 अंक जो है वो 2 बार आया है, 2 बार उसकी पुनरावृत्ति हुई है। 7 कितनी बार आया है, 8 बार। 8 अंक कितने बच्चों को मिला है, 4 बच्चों को, यानी उसकी 4 बार पुनरावृत्ति हो रही है। 9 अंक जो है वो भी 4 बच्चों को मिला है, और 10 अंक जो है वो 2 बच्चों को मिला है। अब हम इन बारंबारता का योग कर दें, तो बारंबारता का योग करो तो देखो 8 और 2 10 हो गया, और ये 14 और ये 18 और 2 20। तो हमारा बारंबारता का योग कितना आया, हमारा बारंबारता का योग आ गया 20। और देख रहे हो कि हमने 20 बच्चों के ही प्राप्तांक लिए थे, इसका मतलब हमसे कोई गलती नहीं हुई है और हमारा ये मैच कर रहा है। अब आप जो ये अव्यवस्थित आंकड़े हैं इनको देखिए और ये व्यवस्थित आंकड़ों को देखिए। टेबल बनाने में आप ये फर्क देख रहे हैं कि हम आसानी से ये बता सकते हैं कि 10 में 10 प्राप्तांक 2 बच्चों को मिले हैं। सबसे ज्यादा 7 प्राप्तांक रिपीट हुआ है, जो कि 8 बार है। तो इस तरीके से हम आसानी से ये बता सकते हैं, व्यवस्थित अगर हम मानों को कर लें, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, तो हम निष्कर्ष तुरंत निकाल सकते हैं। बच्चों, अपने ज्ञान को परखने के लिए हम इसको आरोही और अवरोही क्रम को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहां पर है आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो हम क्या करेंगे, हम पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 1,
फिर क्या लिखेंगे 6, फिर इससे बड़ी क्या है 9, फिर 11, फिर 13, फिर 20 और फिर 27। ठीक है, तो हमने इन जो 7 हमारे आंकड़े दिए थे, हमने इनको क्या किया, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अवरोही क्रम का मतलब इसका विपरीत। तो सबसे बड़ी संख्या हम पहले लिखेंगे 75, फिर 40, फिर 35, फिर 23, 16 और फिर लास्ट में 7। तो ये हमारे जो 6 आंकड़े थे, हमने इसे अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर लिया। तो बच्चों चलिए हम अपने पाठ को दोहरा लेते हैं कि हमने क्या सीखा। तो आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कि किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हम एकत्र करते हैं। आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं और सजातीय आंकड़ों से ही हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उनका संख्यात्मक राशि में होना आवश्यक है और उन्हें समूह में ही एकत्र किया जाता है। आंकड़ों का संग्रह हम प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत दोनों से कर सकते हैं और उनको व्यवस्थित करने की 2 विधियां हैं। आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके, अगर आंकड़ों की संख्या ज्यादा है और कम है, और अगर ज्यादा आंकड़े हैं हमारे पास तो क्या करेंगे, उनको वर्गीकृत करके सारणी बना लेंगे, जैसे बारंबारता सारणी हमने बनाई थी। तो आंकड़ों की संख्या अगर कम है आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, ज्यादा है तो सारणी बनाएंगे। और बारंबारता का तात्पर्य है कि आंकड़ों में कोई संख्या विशेष हम कितनी बार दोहरा रहे हैं। गृह कार्य देखते हैं। एक प्रोजेक्ट कार्य है कि आप पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पेड़ पौधे तो लगाते हैं, तो आप अपने घर में पेड़ पौधों की संख्या को टैली मार्क लगा के नोट कीजिए, और अपने मित्रों के घरों में भी 5 मित्र कोई भी ले लीजिए और उनके घरों में भी जो पेड़ पौधे हैं उनकी संख्या को टैली मार्क लगा के और आपको बारंबारता सारणी बनानी है। दूसरे और तीसरे प्रश्न में आरोही और अवरोही क्रम में आंकड़ों को व्यवस्थित करना है। चौथे वाले में भी टैली मार्क लगा के आपको संख्याओं की बारंबारता सारणी बनानी है। 5वें में बारंबारता सारणी में कितने स्तंभ होते हैं, ये तो आपको पता ही है कि 4 स्तंभ होते हैं। तो आप ये प्रश्न आसानी से कर सकते हो और कोई भी अगर आपको सूचना चाहिए तो आप आंकड़े एकत्र कर सकते हो और उन्हें व्यवस्थित करके सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।